Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This chapter, Nutrition and Digestion, belongs to grade 9th biology, and this lecture is for biology students of grade 9. Chapter is Nutrition and Digestion, so it is recommended to use earphones for proper audio and use this video only for help. We have got बहुत सारे स्लोज हमारे पास हैं. We have 8.1. This is the main SLO, the mineral nutrition in plants. This is the main SLO, and we have got 1, 2, 3, and so on 6 SLOs within this 8.1. So हमारे पास 8 SLOs 8.1 में हमारे पास 6 SLOs हैं. So lecture 1 में हम कुछ SLOs डिस्कस करेंगे. इस लेक्चर में हम जो ना बहुत कुछ इम्पोर्टेंट और बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आने वाले स्टोर्स में हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे. सो माय रेफरेंसेस ऑफ लेक्चर कहाँ से तैयार हुआ? बायोलॉजी ग्रेड 9 PLD पब्लिशर्स लाहौर, 11th biology Punjab, 11th biology Federal. So this is the lecture 1 and these were my references. Mineral nutrition in plants, this is the first मेन एस्लो, और इसके अंदर सब एस्लोज हैं जो कि 6 एस्लोज. और हमारा जो पहला एस्लो है 8.1.1, दिस इज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एस्लो. अब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड से क्या मुराद है? हमें कॉन्सेप्चुअली चीज़ें समझनी है. पहले समझेंगे, उसके बाद हम मेमोराइज करेंगे, और जब हम एग्जाम में जाएंगे तो वी विल हैव सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस. So describe the concept of mineral nutrition in plants. This is the SLO. So mineral nutrition, plants के अंदर mineral nutrition से हमारा क्या मुराद है? प्लांट्स के अंदर मिनरल न्यूट्रिशन कैसे प्लांट्स मिनरल इनटेक करते हैं, कौन कौन से मिनरल्स इनटेक करते हैं. इससे पहले कि एस्लो डिस्कस करें हम क्या करेंगे? हम कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे. हमारे पास जो पहला डेफिनेशन है वो न्यूट्रिएंट्स का है. हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स किसे बोलते हैं, क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स. सो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली वो एलिमेंट्स या तो कंपाउंड्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म क्या करता है? हासिल करता है. क्यों करता है? ताकि उससे न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी हासिल किया जा सके, या तो उन न्यूट्रिएंट्स को यूज करके नई मटेरियल्स बॉडी के अंदर सिंथेसाइज किया जा सके, प्रिपेयर किया जा सके. तो इसलिए हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. न सिर्फ इंसान बल्कि प्लांट्स भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स होते हैं, और या तो वो कंपाउंड्स होते हैं. और हम उनको मतलब न्यूट्रिएंट्स को क्यों यूज़ करते हैं? यूज़ करते हैं एनर्जी की खातिर, या तो बॉडी के अंदर नई मटेरियल्स की फॉर्मेशन करने के लिए, सिंथेसिस करने के लिए. सो ये हो गया जी न्यूट्रिएंट्स का डेफिनेशन. सो न्यूट्रिएंट्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है, ये भी न्यूट्रिएंट्स का डेफिनेशन है, आप पढ़ लें. इसमें हमारे पास न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास एग्जांपल्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर. सो ये क्या चीज़ें हैं? ये न्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल्स हैं. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, आपने पहले नाम सुना होगा, विटामिन, मिनरल, वाटर. तो ये क्या चीज़ें हैं? ये बेसिकली दीज आर न्यूट्रिएंट्स. So these nutrients are very important for any living organism, for energy and for making new substances in the body. तो ह्यूमन बॉडी के अलावा हमें प्लांट्स के अंदर भी न्यूट्रिएंट्स के हवाले से स्टडी करना है. और हमारा जो स्लो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन के हवाले से. क्या आपको यहाँ मिनरल वर्ड नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल. सो इस मिनरल के हवाले से हम मिनरल की एक डेफिनेशन पढ़ेंगे. उसके बाद हम कॉन्सेप्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, जो कि हमारा मेन स्लो है, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. सो मिनरल क्या चीज़ है वो भी हम पढ़ेंगे. और न्यूट्रिएंट्स के हवाले से जैसे मैंने कहा, न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं जो कि बॉडी यूज़ करता है एनर्जी के लिए, या तो नए मटेरियल्स की फॉर्मेशन करने के लिए. और न्यूट्रिएंट्स की कुछ मिसालें आपके स्क्रीन पे हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर. सो इन न्यूट्रिएंट्स में से खासकर हमें कौन सा पढ़ना है?
मिनरल जो कि हमारा स्लो है। सो मिनरल का जो ना कॉन्सेप्ट प्लांट्स के अंदर हमें पढ़ना है। तो न्यूट्रिएंट्स के बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि न्यूट्रिशन का है। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? इट इज अ प्रोसेस in which food is obtained or prepared, absorbed, and converted into body substances for growth and energy is called nutrition. तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड क्या करते हैं, ऑब्टेन। सबसे पहले इसमें कुछ स्टेप्स हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर पहला स्टेप क्या है, वो ऑब्टेन है। पहले हम फूड लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसमें और प्रिपेयर्ड भी लिखा हुआ है, इसलिए प्रिपेयर्ड लिखा हुआ है क्योंकि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वो ऑब्टेन नहीं करते बल्कि वो फूड क्या करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए यहाँ वर्ड प्रिपेयर लिखा हुआ है। चाहे प्रिपेयर करे चाहे वो ऑब्टेन करे, ये फर्स्ट स्टेप है। ऑब्टेन करना या प्रिपेयर करना ये न्यूट्रिशन का पहला स्टेप है। उसके बाद क्या करता है, बॉडी उसको एब्जॉर्ब करता है, डाइजेशन करेगा। डाइजेशन में वो उसका जो लास्ट प्रोसेस होता है वो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, जिसमें जो मेन उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी को चाहिए वो एब्जॉर्ब कर लेता है डाइजेस्टिव सिस्टम से, वो ब्लड के अंदर आ जाता है ह्यूमन के केस में। तो उसके बाद कन्वर्टेड इनटू बॉडी सब्सटेंसेस। अब जब वो ब्लड में आ जाएगा तो फिर वो मुख्तलिफ बॉडी सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होगा। मुख्तलिफ बॉडी के हिस्सों जो ना उनकी पार्ट्स की ग्रोथ होगी। मुख्तलिफ किस्म की जो हम वर्कआउट करते हैं तो वर्क करने में हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो हाउ वी गेट दैट एनर्जी वी गेट फ्रॉम फूड, जो कि हमने ऑब्टेन किया था न्यूट्रिशन के पहले स्टेप में। तो हम उस एनर्जी को काम करने के लिए यूज़ करेंगे, हमारी ग्रोथ के लिए यूज़ होगा। तो इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। तो न्यूट्रिशन की एक और डेफिनेशन है, न्यूट्रिशन इज द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच, ये एक बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। मतलब इसमें बायोकेमिकल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ रिएक्शंस होते हैं। अब डाइजेस्ट होने अब जब फूड की डाइजेशन होगी आपके बॉडी में तो उस वक्त मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो आप जैसे जैसे 9, 10, 11, 12 क्लास में बढ़ेंगे तो फिर आपको मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस का अच्छे से समझ जाएगा, सही। सो अभी फिलहाल आपको इतना ही समझना है कि उसमें बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो होते हैं उनको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन इज द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म uses food to support its life. It includes ingestion. Ingestion मतलब ये obtain या prepare जो हमने पढ़ा था वही है। ingestion मतलब फूड हासिल करना, या अगर प्लांट्स की बात करें तो वो फूड हासिल करते हैं नहीं है बल्कि वो क्या करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं। ये पहला स्टेप है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन वही बात जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन में पढ़ा था, कन्वर्टेड इनटू बॉडी सब्सटेंसेस फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। ये जो हमने पढ़ा था इसको बोलते हैं एसिमिलेशन बायोलॉजिकल टर्म्स में। तो उसके बाद बायोसिंथेसिस, उसके बाद मुख्तलिफ आपके बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स की सिंथेसिस होगी। उसके बाद कैटाबॉलिज्म, मतलब ये एक रिएक्शन का नाम है जिसमें हम स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स को यूज करके क्या करते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। स्मॉल स्मॉल जो हमारे पास पार्टिकल्स होंगे उनको इकट्ठा करके उनको प्लस करके ऐड करके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, तो वो कैटाबॉलिज्म कहलाता है। तो खैर इतना डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना ही समझें कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस इन विच फूड इज ऑब्टेन्ड और प्रिपेयर्ड, जिसमें फूड हासिल करते हैं या तो प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद वो एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स की ग्रोथ के लिए यूज़ होता है, उसके अलावा एनर्जी में यूज़ होता है, हम वो एनर्जी मुख्तलिफ काम करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये न्यूट्रिशन है। तो ये हो गई जी न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। उसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, नाउ वी विल डिफाइन मिनरल। तो मिनरल क्या चीज़ है? मिनरल बेसिकली ये एक कुदरती तौर पे पाए जाने वाले एक सॉलिड मटेरियल है।
सो दिस इज अ सॉलिड नेचुरली अकरिंग इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सो ये कुदरती तौर पे पाया जाता है। अगर हम न्यूट्रिशन के कॉन्टेक्स्ट में मिनरल की डेफिनेशन पढ़ें तो मिनरल इज अ केमिकल एलिमेंट रिक्वायर्ड एज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट बाय ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म फंक्शंस नेसेसरी फॉर लाइफ। तो न्यूट्रिशन के कॉन्टेक्स्ट में मिनरल की डेफिनेशन ये है कि ये एक एलिमेंट है जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट है, उसकी ज़रूरत है। तो इस मिनरल का होना उस लाइफ के लिए या उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वाइटल होता है, इम्पोर्टेंट होता है, ताकि जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो तमाम फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म हो सके। तो ये मिनरल उस बॉडी में होना इम्पोर्टेंट है, ताकि बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो फिर अपने नॉर्मली वो फंक्शंस परफॉर्म हो सके। अगर ये मिनरल ना हो तो फिर उस बॉडी के अंदर फिर मुख्तलिफ बीमारियां या मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो मिनरल एक नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये कुदरती तौर पे पाया जाता है, ये एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। न्यूट्रिशन के कॉन्टेक्स्ट में मिनरल की डेफिनेशन ये है कि मिनरल एक केमिकल एलिमेंट है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट है, उसकी ज़रूरत है। और ज़रूरत किस हिसाब से, इस तरह के उसके अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं वो फंक्शंस परफॉर्म होने के लिए इस मिनरल का होना ज़रूरी है। बेज़ात तो खुद ये मिनरल कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, लेकिन फंक्शंस परफॉर्म होने के लिए ये हेल्प आउट करता है। अगर ये मिनरल्स नहीं होते हैं, मतलब उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो जो मिनरल्स चाहिए, अगर वो मिनरल्स उस बॉडी को ना मिले तो उस बॉडी में बीमारियां होंगे, उस बॉडी में जो फंक्शंस हो रहे हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होंगे। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं मिनरल्स की, वो हम आपको वो हम आपको बताते हैं। देखें, बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल रिक्वायर मिनरल एसेंशियली। प्लांट्स की बॉडी या तो एनिमल्स की बॉडी, दोनों तरह की जो बॉडीज हैं उनको मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे अगर हम जिंक की बात करें तो ये जिंक ZINC, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिनरल। तो ये मिनरल की एक एग्जाम्पल है। इसमें ये जो जिंक है ये नेसेसरी है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग करने, प्रोटीन बनाने में ये नेसेसरी है, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेज़ात तो खुद जिंक क्या नहीं करता, बेज़ात तो खुद जिंक प्रोटीन नहीं बनाता, जिंक खुद प्रोटीन नहीं बनाता, लेकिन ये प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन की फॉर्मेशन, प्रोटीन बनाने में ये हेल्प आउट करता है। अगर ये जिंक ना हो तो प्रोटीन बनने में रुकावट हो सकती है, मतलब प्रोटीन अच्छे से नहीं बनेगा या प्रोटीन मुकम्मल तौर पे नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी मिनरल्स हैं वो फंक्शंस को परफॉर्म करने, नॉर्मली परफॉर्म करवाने के लिए ये चाहिए होते हैं। जैसे कि जिंक की हमने बात की कि जिंक प्रोटीन की फॉर्मेशन करने के लिए ये नेसेसरी है। तो ये हो गए जी मिनरल्स। अभी हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स डिस्कस करना है। प्लांट्स के अंदर मिनरल न्यूट्रिशन का क्या कॉन्सेप्ट है वो हम आपको इस स्लो में समझाएंगे। ये कुछ जो हमने अभी तक जो बातें की, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन में हमें रिक्वायर्ड थी, और आगे जाके हम इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे एसएलओज समझने के लिए। कॉन्सेप्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट्स अभी हम आ रहे हैं एग्जैक्टली एसएलओ की तरफ, और हमने अभी तक जितना पढ़ा है वो बेसिक पढ़ा है, अभी हमने एसएलओ को छेड़ा नहीं है। हाँ, एसएलओ समझने के लिए हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़े हैं अभी तक, और हम अभी जो अभी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, ये बिल्कुल हम स्पेसिफिकली हम एसएलओ के हवाले से पढ़ेंगे। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के हवाले से हम पढ़ने जा रहे हैं। एसएलओ है हमारा describe the concept of mineral nutrition in plants. Generally all autotrophic or heterotrophic organisms need carbon dioxide and water. We supply the carbon, oxygen and hydrogen. Generally आम तौर पे जो भी organisms हैं, मिसाल के तौर पे स्पेसिफिकली हम आप स्लो देख सकते हैं, इसमें प्लांट्स का जिक्र है।
सो हमें प्लांट्स के हवाले से स्टडी करना है। प्लांट्स के अंदर क्या डिस्कस करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन। तो प्लांट्स एक ऑटोट्रोपिक बॉडी है जो कि खुद ब खुद फूड क्या करता है, वो प्रिपेयर करता है, तो वो ऑटोट्रोपिक है। इसमें ऑटोट्रोपिक है प्लांट सही, और उसके अलावा फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। मतलब ये कि प्लांट्स के अलावा भी कुछ स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि खुद अपना खुराक तैयार करते हैं। चलें, हमें प्लांट्स के हवाले से स्टडी करना है, तो हम दूसरे उन ऑर्गेनिजम्स के हवाले से हम डिस्कस नहीं करेंगे। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, दैट इज समथिंग यू नो अबाउट इट। सो नीड कार्बन डाइऑक्साइड। जब फोटोसिंथेसिस करना है प्लांट्स को तो क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और वाटर चाहिए होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट्स को क्या मुहैया करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, उनको ये सप्लाई करते हैं कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जरिए कार्बन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और हाइड्रोजन मिलता है। These are the predominant elements the plant need for synthesis of organic molecules. ये जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने कहा कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि प्लांट्स को हर हालत में चाहिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस करने के लिए। सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की सिंथेसिस से क्या मुराद है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बेसिकली जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा होता है तो उसके एंड प्रोडक्ट कौन सा बनता है, प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब फोटोसिंथेसिस के बाद जो ग्लूकोज बनता है वो बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। उस ग्लूकोज के बनाने के लिए कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्लांट्स को हर हालत में चाहिए। अगर ये ना हो तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होगा ही नहीं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलेगा ही नहीं, और आपको जो ग्लूकोज चाहिए फोटोसिंथेसिस के एंड में वो ग्लूकोज बनेगा ही नहीं। तो इसलिए कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये हर हाल में चाहिए प्लांट्स को, सही। ये एक पॉइंट हो गया। देयर आर मेनी अदर एलिमेंट्स दैट एंटर इनटू द कंपोजिशन ऑफ प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल, अभी इन एलिमेंट्स के अलावा और भी तो एलिमेंट्स हैं जो कि प्लांट्स की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन प्रोटीन। अब प्लांट्स के अंदर प्रोटीन है तो प्रोटीन नाइट्रोजन उसमें शामिल है। तो नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, प्रोटीन के अंदर शामिल है। फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन एटीपी। तो एटीपी का नाम आपने सुना होगा कि एटीपी क्या चीज है, एटीपी इज बेसिकली एनर्जी का करेंसी है। सो एटीपी के अंदर क्या मौजूद है, फॉस्फोरस मौजूद है। न्यूक्लिक एसिड का आपने नाम सुना होगा, डीएनए, आरएनए, ये आपने सुना होगा। तो इनके अंदर भी क्या चीज है, फॉस्फोरस है। अच्छा, तो आपने क्लोरोफिल का नाम सुना होगा, उसके अंदर मैग्नीशियम है। अभी क्या चीजें हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम। ये अगर प्रोटीन के अंदर, एटीपी के अंदर, न्यूक्लिक एसिड के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर अगर ये एलिमेंट्स हैं तो फिर इन एलिमेंट्स का होना मतलब जरूरी है ना प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये क्लोरोफिल के अंदर हैं, एटीपी के अंदर हैं, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, डीएनए, आरएनए। तो ये जितने भी चीजें हैं ये उनके अंदर एलिमेंट्स हैं। तो इन एलिमेंट्स का प्लांट के अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये उसके बॉडी में ना हो तो फिर प्लांट्स के जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। सो मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, वो उसका कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये हो गया जी कुछ कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और हम आगे हम अभी तक हम इसी स्लोप पे हैं, हम पढ़ रहे हैं वेयर डज द ग्रीन प्लांट ऑब्टेन दीज एलिमेंट्स दे नीड। अच्छा, तो अगर प्लांट के अंदर जिनकी हमने अभी जिक्र किया है, नाइट्रोजन की हमने बात की कि वो प्रोटीन में होता है, फॉस्फोरस की बात की वो एटीपी के अंदर होता है, और न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर, और न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर डीएनए और आरएनए आते हैं, मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अंदर होता है। तो ये अगर प्लांट के बॉडी में होते हैं और प्लांट के बॉडी को चाहिए हैं तो प्लांट कहाँ से हासिल करते हैं ये एलिमेंट्स, अगर उनको चाहिए तो वेयर डज द ग्रीन प्लांट ऑब्टेन दीज एलिमेंट्स देन। अच्छा भाई, मुझे तो ये पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलते हैं। क्या क्या, ये कि कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो है वो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलता है।
लेकिन ये जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, ये फिर प्लांट्स को कहाँ से मिलते हैं भाई? इन एलिमेंट्स के अलावा और भी तो एलिमेंट्स होंगे ना जो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होंगे, बिल्कुल है। तो प्लांट्स कहाँ से हासिल करते हैं? ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड से तो नहीं, वाटर से भी तो नहीं, बट द सॉइल इज द मेन सोर्स ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। सॉइल से हासिल करते हैं। कहाँ से? सॉइल से। You know, the roots are deep inside the soil, so they take these elements from the soil. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से चला जाता? स्टोमेटा के अंदर से। वाटर तो रूट से आता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से तो हमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही तो मिलता है। अब फॉस्फोरस, जिंक और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं? वो सॉइल से मिलते हैं। These are essential for the growth and life of the plant. ये प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। अब ये सोइल के अलावा और कहीं से भी तो आते होंगे। सोइल के अलावा चलो कुदरती तौर पे ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और अगर कुदरती तौर पे अगर वहाँ ये एलिमेंट्स नहीं पाए जाते तो प्लांट्स मर जाएंगे क्या? बिल्कुल मर जाएंगे, क्योंकि अगर वो एलिमेंट सोइल के अंदर नहीं है तो फिर प्लांट्स तो मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे, प्लांट विल डाई। इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट्स प्लांट के लिए जरूरी हैं। क्या है? जरूरी है। दीज आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट की लाइफ के लिए ये इंपॉर्टेंट है। Crops fail to flourish if grown repeatedly in the same field unless soil is replenished with these nutrients. जैसे मैंने कहा कि ये एलिमेंट्स चलो कुदरती तौर पे सोइल में है तो प्लांट्स रूट के जरिए अपने पास लेके जाएगा, जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करेगा। लेकिन अगर ये एलिमेंट्स नहीं हैं सोइल में तो प्लांट्स मुरझा जाएंगे। Crops fail to flourish if grown repeatedly in the same field. अगर आप एक ही खेत में हर साल बगैर कुछ आप खाद डाले क्या करते हो, प्लांट्स उगाते जा रहे हो, हर साल उगाते जा रहे हो, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये न्यूट्रिएंट्स, ये एलिमेंट्स सोइल में कम हो जाएंगे। अगर आप एक हर साल बगैर खाद डाले प्लांट्स उगाते रहे हो तो उस सोइल में से तो क्या होना है? एलिमेंट्स और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो खत्म होने, जो नेचुरली उसके अंदर सोइल के अंदर थे। अब प्लांट्स की तो रिक्वायरमेंट है। अब उसके लिए सेम फील्ड के अंदर एक ही खेत में बगैर खाद डाले, फर्टिलाइजर्स जो हैं बगैर उनके डाले आप अगर क्रॉप्स उगाते हो तो फिर क्रॉप्स नहीं उगेंगे। आपको फर्टिलाइजर्स, खाद उसमें डालने हैं। हमें क्यों डालने हैं? खाद आर बेसिकली व्हाट? खाद बेसिकली दे कंटेन न्यूट्रिएंट्स, एलिमेंट्स, जिनकी हमने अभी बात की। एलिमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स ये खाद के अंदर होते हैं। इसलिए तो किसान फर्टिलाइजर्स डालते हैं खेत में। फर्टिलाइजर्स यू हैव सीन इन योर होम्स कि आपके फील्ड में, खेत में फर्टिलाइजर्स डालते हैं, उसके बाद क्रॉप्स अच्छे से ग्रो करते हैं, क्योंकि क्रॉप्स को बेहतर उनकी ग्रोथ के लिए जो एलिमेंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको मिल रहे होते हैं। सही? तो इसलिए अब जहाँ जहाँ क्रॉप्स मुरझा जाते हैं, जहाँ जहाँ वो अच्छे से ग्रो नहीं करते, बेसिकली वहाँ सोइल के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। इसलिए ये इस लाइन में लिखा हुआ है कि क्रॉप्स फेल टू फ्लोरिश। कब फ्लोरिश होने से फेल होते हैं? तब इफ ग्रोन रिपीटेडली इन द सेम फील्ड। एक ही फील्ड में, एक ही खेत में अगर आप बगैर उसमें न्यूट्रिएंट्स डाले, बगैर उसमें फर्टिलाइजर्स डाले, एक ही खेत में आप जो ना क्रॉप्स को हर साल ग्रो करते हो, आप फर्टिलाइजर्स नहीं डालते, तो फिर एट लास्ट व्हाट हैपेंस इज लाइक वो क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं होंगे। इसलिए आप क्या करते हो? फर्टिलाइजर डालते हो। तो फर्टिलाइजर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स, एलिमेंट्स, phosphorus, sulfur, these all things, right? So farmer replace these by separating animal manure. एनिमल के जो मैन्योर होते हैं, sewage, sludge, artificial fertilizers is in measured quantities over the field. तो measured quantities, अब ज़्यादा डालना भी फ़ायदेमंद नहीं होता। measured quantities में क्या करते हैं farmers, किसान क्या करते हैं? एनिमल मैन्योर, sewage sludge, artificial fertilizers, nitrates का आपने नाम सुना होगा, यूरिया, these are what? These are fertilizers. Animal manure, sewage
सही। तो ये जितने भी हैं गटर का पानी, गटर के अंदर जो जितना भी उसमें स्वेज स्लज होता है वो उसके अंदर खेत के अंदर वो डालते हैं ताकि क्रॉप्स की बेहतर ग्रोथ हो सके, क्योंकि उनको इस गटर के अंदर जितना भी मवाद है स्वेज स्लज, इसमें प्लांट्स की ज़रूरत की न्यूट्रिएंट्स उसमें मौजूद होते हैं। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, यूरिया, नाइट्रेट जितने भी हैं उनके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एनिमल मैन्योर, जो एनिमल जो एक्सक्रीट करते हैं, माल मवेशी जो एक्सक्रीट करते हैं वो एनिमल मैन्योर कहलाता है। तो वो भी प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसके अंदर प्लांट्स की ज़रूरत की न्यूट्रिएंट्स पाई जाती हैं। तो प्लांट रूट के जरिए उनको टेक आउट, उसको ऊपर लेके जाता है, ऊपर जो ब्रांचेस की तरफ है, रूट से फिर वो ब्रांचेस की तरफ वो प्लांट्स लेके जाता है। सही। तो प्लांट क्या करता है, रूट से इट टेक those nutrients from roots to upper areas of the plant. Some chemical fertilizers that are commonly used in Pakistan are urea, superphosphate, ammonium nitrate, etc. हमारा जो नेक्स्ट स्लो है वो क्लासीफाई मिनरल्स इनटू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमें ये जो जितने भी एलिमेंट्स इन्होंने दिया है स्लो में, इनको हमें मैक्रो और माइक्रो में तकसीम करना है। अलबत्ता इन्होंने तकसीम करके ही दिया हुआ है, सो जितने भी ये हैं दीज आर बेसिकली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और ये जो जितने भी इन्होंने इस ब्रैकेट में दिए हुए हैं ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। और हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का थोड़ा पढ़ना है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या डिफरेंस है। हम डिफरेंस पढ़ेंगे, उसके बाद आपका काम ये है कि आपने ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल्स याद रखनी है। सही। सो आपने बस इतना याद रखना है कि कार्बन मैक्रोन्यूट्रिएंट है या माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ये आपको समझना है। हाइड्रोजन माइक्रो है या मैक्रो है, ये आपको याद रखना है। और मेन डिफरेंस ये है कि न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, वो एलिमेंट्स बेसिकली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं, और ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो से ही समझ आती है कि वो स्मॉल क्वांटिटी में, कम तादाद में चाहिए। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मैक्रो इज़ बड़ा, लार्ज, सो लार्ज क्वांटिटी में वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। सो न्यूट्रिएंट्स जो कि बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में, ज़्यादा मकदार में, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, और ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट को कम स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और ये एग्जांपल्स हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, ये एग्जांपल्स हैं, आपको ये याद रखने हैं। और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। सो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये आपको याद होने चाहिए कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल्स हैं। और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल्स हैं आयरन, बोरॉन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। तो ये जितने भी हैं ये बेसिकली दीज आर एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो आपको ये याद रखने हैं। सही। सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल्स याद रखने हैं। और ये मेन डिफरेंस है, ये डिफरेंस और ये जो डिफरेंस है ये मेन डिफरेंस है। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज for any living organism. So our next law is described that nitrogen is important in protein synthesis and magnesium for chlorophyll formation. We will be doing this law, इस law को और आने वाले स्लोस को हम लेक्चर 2 में कंप्लीट करेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। फीडबैक और कमेंट्स के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक और जितने भी क्यूरीज हैं वो ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।